हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे माइनर 6 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसका जो पहला प्रश्न पत्र है मेरे भाई मैंने करवा दिया, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। आज अपन दूसरा प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जीके जीएस वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या जा रखा है। उससे पहले साथियों, आपके लिए एक और बढ़िया खुशखबरी है मेरे भाई। जो विश्व का भूगोल है, इसकी आपको ई बुक मिलने वाली है आरएस और पीएसआई प्री के लिए आपको। ठीक है, जल्दी आपको एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट मिलेगा, एकदम सारा का सारा एकदम डायग्राम से आपको समझाया गया है। थ्योरी कुछ नहीं है, उसको पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये जल्दी आने वाली है, आपके पास में मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पर इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, आपके पास में सवाल क्या दे रखा है, देखो। सवाल दे रखा कि सैंधव सभ्यता स्थल के संबंध में निम्न में से असत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि काली मिट्टी निर्मित एक हड़प्पाई मर्तबान ओमान से प्राप्त हुआ, ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहरों में जहाज व नावों का चित्रांकन प्राप्त हुआ, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि सैंधव सभ्यता में चहुंदड़ो बस्ती के से शिल्प उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सैंधव सभ्यता हड़प्पा से आद्य शिव की आकृति अंकित एक मुहर प्राप्त हुई है, ये आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से ये किससे प्राप्त हुई है? आद्य शिव की जो आकृति वाली जो मुहर है मेरे भाई, ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुई। यह बात ऑप्शन नंबर आपका गलत है, चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रखा कि सुमेलित करना है, यहाँ पर से पूछा गया निम्न में से असुमेलित पूछा गया है। कांस्य दर्पण के बारे में बात करें, धोलावीरा है, ठीक है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की मूर्ति मेरे भाई मोहनजोदड़ो से है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं प्यासे कोए की कहानी का चित्रांकन लोथल से है। नेक्स्ट बात करते हैं नमस्ते की मुद्रा में बैठी मूर्ति, ये दे रखा है मेरे भाई बनवाली दे रखा है, बनवाली से नहीं मेरे भाई मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर चौथा है, वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, वह देश जो समुद्र के उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में उसे भारत कहते हैं, भारत के संबंध में उक्त वर्ण किस प्राचीन ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो मेरे भाई याद रखना, वो विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं तो समाज के लिए निर्धारित आचार संहिताएं व मानदंडों का संकलन मनुस्मृति में हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची भी प्राप्त होती है, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है मेरे भाई, याद रखना, यहाँ पर से पहला दूसरा ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि जैन ग्रंथ उत्तराधयन सूत्र के आलोकन में निम्न कथनों का परीक्षण कर सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला बात करते हैं इसे महावीर स्वामी की अंतिम वाणी माना जाता है, ठीक बात है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा देखो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये बात सही है। दूसरा बात करें तो इसमें नाम दे रख कमलावती नामक रानी का उल्लेख भी प्राप्त होता है, बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह जैन धर्म के दिगंबर पंथ का धर्म ग्रंथ है, ये बात साथियों गलत आती है। किसका है मेरे भाई? याद रखना, ये आपको श्वेतांबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, तो ये बात गलत है। सत्य के बारे में बात करें तो पहला दूसरा सही है मेरे भाई, तो पहला दूसरा ऑप्शन नंबर तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बौद्ध धर्म में क्षणिक वाद सिद्धांत का तात्पर्य आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना, संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील और अस्थायी है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मगध महाजनपद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, यह एक व्यापारिक मार्ग व लोहे की प्रचुरता से समृद्ध नगरों का विकास हुआ, ठीक है। अन्य महाजनपदों को जीतकर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। दूसरा दरखा हरियक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का संबंध भी मगध साम्राज्य से था, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, मगध की आरंभिक राजधानी तक्षशिला बता रखी है, तक्षशिला थोड़ी थी मेरे भाई, ये तो राजगृह थी ना। कौन सी थी? राजगृह थी, ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से चौथा है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अशोक के धर्म की शिक्षा देने हेतु नियुक्त अधिकारियों को क्या कहा जाता था, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना, उनको कहा जाता था धम्म
महामात्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि संगम साहित्य में आदिमयी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई वो याद रखना, भूमिहीन जो मजदूर थे उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि दक्षिण पंथ का स्वामी किसे कहा जाता है था। तो किसको कहा जाता था मेरे भाई, याद रखना, सातवाहन शासकों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गुप्त शासकों के संबंध में असत्य कथन आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम था, ठीक है, संस्थापक ये माना गया था। दूसरा बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में स्कंदगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो ये बात मेरे भाई गलत आती है। गलत क्यों आती है, पहले बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, तो मेरे भाई इसकी जो रचना करते हैं नाम आता है हरिसेन। क्या नाम आता है मेरे भाई, हरिसेन द्वारा इसकी रचना की जाती है। दूसरा बात करें, इसके अंदर से स्कंदगुप्त की रचना विजयों का उल्लेख नहीं मिलता मेरे भाई, इसमें से मिलता है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर आप तीसरा सही लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि गुप्तकालीन साहित्य व लेखकों से असुमिलित पूछा गया है। एक तरफ आपको साहित्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आप उनको लेखक दे रखे हैं। पहला बात करते हैं, मुद्रा राक्षस विशाख दत्ता जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मेघदूतम दे रखा तो मेरे भाई कालिदास दे रखा है। कामसूत्र बात करें तो मेरे भाई वात्सायन दे रखा है। दूसरा बात करते हैं, गोडबाहो, तो मेरे भाई गोडबाहो के कौन आते हैं, याद रखना वाकपति आते हैं। क्या नाम आता है उनका, वाकपति इसके लेखक आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत थी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नांकित चोलकालीन मंदिर तथा निर्माताओं में असुमेलित पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं, राजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, गग्गकोई कोंड चोलपुरम मंदिर है, ये राजेंद्र प्रथम आ जाते हैं। दूसरा बात करते हैं, एराव तेश्वर मंदिर, तो ये मेरे भाई ये विजय याल का नहीं है, ये किसका जाता है, वो आता है राजराज द्वितीय का आता है। किसका है मेरे भाई, ये याद रखना, राजराज सेकंड का है, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रखा कि भरूच स्थित बंदरगाह का यूनानी नाम था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना वो नाम आता है बोरीगा जाता है, ठीक है, बोरीगा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन से आते हैं, यहाँ पर से आपको ये सीरीज वाला जाते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से दी गई संख्या बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में समान पूछा गया, मतलब पूछा गया। तो देखो मेरे भाई क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, 6, 16, 29, 62, 121 दे रखा है। तो मेरे भाई इसमें से अपन एक क्या लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें से लॉजिक लगाओ, 6 गुणा 2 प्लस का 4 लगा दो, तो कितना आ गया, 16 आ गया। दोबारा बात करते हैं, 16 गुणा 2 कर दो और माइनस का 3 कर दो, कितना आ गया मेरे भाई, 29 आ गया। दूसरा लॉजिक लगाते हैं अपन, 29 गुणा 2 लगा दो, 29 गुणा 2 प्लस का 4 कर देते हैं, तो कितना आ गया मेरे भाई, 62 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 62 दे रखा है। 62 गुणा 2 कर दो, ठीक है, और प्लस का माइनस का 3 करना है। माइनस का 3 करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाता है, यहाँ पर से मेन रूप से बात कर, यह आ जाता है 121 आ गया। अब साथियों क्या करेंगे, 121 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 4 कर दो, तो यहाँ पर से कितना आएगा, 246 आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक परिवार में 8 व्यक्ति हैं, ये दे रखा है मेरे भाई कि KLM ये सारे सब कुछ दे रखे हैं, जिनके 3 विवाहित युगल हैं और उनके बच्चे हैं। MU की सास है, L की एकमात्र भतीजी है, U कौन है मेरे भाई, L की एकमात्र भतीजी V है, याद रखना, और U की पुत्री है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें, N दे रखा है यहाँ पर से, देखो N K की भाभी है और K और L भाई है, दे रखा है, ठीक है। आगे दे रखा है T है वो N का पुत्र है और O का पोता है। L N से किस प्रकार संबंधित है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई जब अपन इसको निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पति, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रृंखला दे रखी है मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि 16, 36, 78, 144, 222 दे रखा है, तो आगे वाले पूछा गया है। इसमें से अपन लॉजिक क्या लगाएंगे मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें। देखो साथियों, इसमें से अपन लॉजिक लगा देते हैं कि जो मेन रूप से बात करें विषम संख्याएं होती हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। जैसे 3 आ गया, 3 के साथ में 3 गुणा 5 का लगाते हैं, 3 गुणा 5 के साथ में अपन 1 जोड़ देते हैं, कितना आ गया मेरे भाई, 16 आ गया। आगे बात करते हैं,
5 ले लो, 5 गुणा 7 कर दिया और प्लस का 1 कर दो, कितना आ गया 36 आ गया। आगे बात करें क्या लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई, 7 गुणा 11 कर दें, 7 गुणा 11 करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा जाता है, यहाँ पर से इसको लगा दो, 1 जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ जाता है कितना 78 आ गया। आगे बात करते हैं 11 के बाद में आप ले लो 13 और 17 ले लो, 13 गुणा 17 ले लो, ठीक है। 13 गुणा 17 के साथ में 1 जोड़ दो मेरे भाई, यहाँ पर से कितना आ गया 144 आ गया। आगे बात करते हैं आप ले लो यहाँ पर से 17 तो था ही, ठीक है, और 17 19 ले लो, 17 गुणा 19 ले लेते हैं। नहीं, इसमें से एक श्रृंखला टूट गई ना मेरे भाई, ये थोड़ा सा अलग आ गया। 11 तो आएगा, 7 11 11 के बाद में कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आप ले लो 11 13 का ले लो, 11 गुणा 13 ले लो, प्लस का 1 लगा दो, ठीक है। फिर 13 गुणा कितना लोगे, 13 गुणा ले लो यहाँ पर से 17 और प्लस का 1 लगा दो। और फिर वहीं पर बात करें 17 ले लो, 17 के साथ में 19 ले लो, 17 19 प्लस का 1 जोड़ दो, तो यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई 324 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, ठीक है साहब। ए के बाद में साथियों एफ आ रहा है, एफ के साथ में के आ रहा है, के बाद में कौन सा आएगा, कितने कितना अंदर चला, +5 लगा देंगे अपन, +5 लगा दो, +5 लगा दो और +5 लगा दो। आगे वाला बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से पी आ जाता है, ठीक है। वहीं पर बात करें इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का, सारों में 5 5 का फर्क आ रहा है, तो मेरे भाई कितना आएगा PRR और टी लगा दो। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है, देखो यहाँ पर से यदि A + B का अर्थ है A B की बहन है, A × B का अर्थ है A B की पत्नी है, A भाग B का अर्थ है मेरे भाई A B का पिता है, A - B का अर्थ है A B का भाई है, निम्नलिखित में से किसका यथार्थ अर्थ टी पी की बेटी है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसका जो आंसर आएगा वो दूसरा आएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लेना मेरे भाई, समय कम है इसलिए सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो साथियों ब्लड डोनेशन का सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है कि सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, ये सवाल दे रखा है मेरे भाई। इसको पढ़ोगे तो आपको आराम से स्क्रीन को पॉज करना, आराम से इसको कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो आपको बता देता हूँ, पिता होगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रस्तावित करेगी, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करें कितना कितना दे रखा है, यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आ जाता है 16। फिर बात करें मेरे भाई यहाँ पर से इनका जो अंतर आएगा वो कितना दे रखा है, यहाँ पर से आता है मेरे भाई 24। फिर बात करें तो 40 आ जाता है, कितना आ गया 40 आ गया। 40 के बाद में साथियों कितना आ गया, यहाँ पर से 72 लगा लो, यहाँ पर से 72 लगाओ तो कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से 176 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। अब बाद में यहाँ पर से बात करें तो 8 का स्क्वायर आ जाता है, फिर 16 का स्क्वायर आ जाता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा 176 आएगा, श्रृंखला से करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निर्यात संवर्धन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना दे रखा है, ठीक है साहब। इसको बता देते हैं कौन कौन सा। पहला बात करते हैं, यह मिशन MSME उद्योग पर केंद्रित है, ठीक है। इस मिशन की कार्य अवधि वो 2025-26 में वर्ष 2030-31 तक रखी गई, ये बात भी सही है। यह मिशन 2 एकीकृत उप योजनाओं निर्यात प्रोत्साहन व निर्यात दिशा के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, ये बात भी सही है। तीनों कथन ABC सही लगा दो यहाँ पर से, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि देखो अच्छा सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है सीटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह योजना का उद्देश्य भारत में प्रतिवर्ष 6000 मीट्रिक टन एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैनेजमेंट उत्पादन करने की क्षमता स्थापित करना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है मेरे भाई। 5 वर्ष तो मेरे भाई इसमें से बिक्री कर देखने को मिलेगा, और 2 जो साल आएंगे मेरे भाई यहाँ पर से संयंत्र स्थापना के लिए आपको समय मिलेंगे, तो टोटल मिलेगा मेरे भाई 7 वर्ष का मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत वैश्विक प्रतिस्पर्धा बोली द्वारा 5 सफल आवेदकों को प्रति वर्ष मेरे भाई 1200 मिलेगा, कितना मिलेगा 12,000 नहीं मिलेगा, 1200 मीट्रिक टन विनिर्माण क्षमता आवंटित की जाएगी। ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई, A और B सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका B है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, 8 से 9 नवंबर को इस कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली में किया गया, लखनऊ में नहीं किया गया था, यहाँ पर से बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, देखो दूसरा दे रखा है कि इस कॉन्क्लेव की थीम सतत शहरी विकास और शासन रखी गई थी, ये बात सही है। इस कॉन्क्लेव के दौरान हुडको द्वारा अर्बन डेवलपमेंट विंडो लॉन्च की गई, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। A और C सही, गलत है यहाँ पर से। पूछा क्या गया मेरे भाई, कथन सत्य नहीं है, तो मेरे भाई A और C लगा दो। A और C लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, वो बाकू अजरबैजान में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि 7 से लेकर 9 नवंबर तक गुरुग्राम में आयोजित 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 में सर्वोत्तम अभ्यास परियोजनाओं के लिए दिए गए पुरस्कारों को मिलाना है। ठीक है, सब मिला देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला उसके बारे में अपन देखते हैं। पहला बात करते हैं, तो देखो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर किसको मिला मेरे भाई, यहाँ पर से चेन्नई को मिला। दूसरा बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ गियर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर बात करें तो मेरे भाई ये आपको उदयपुर को मिला। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, जो सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल वाला शहर हैदराबाद को मिला। तो यहाँ पर से तीनों मैच हुए हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाओगे, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करें, वर्ष 2026 में भारत की महिला रोजगार क्षमता 51.5% रहेगी। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो भारतीय नौकरियों में गिग वर्कर्स की भूमिका 16% हो गई है। ये बात यहाँ पर से गलत दे रखी है मेरे भाई, 16% से नहीं होगा, यहाँ पर से 40% आपको देखने को मिलेगा। और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से भी महिला रोजगार के बारे में बात की तो ये बात भी थोड़ा सा गलत मेरे को देखने को मिलेगी। ठीक है, जितना मेरे को पता है मेरे भाई, फिलहाल मेरे को जितना याद है मैं बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं, राजस्थान देश का 10वां सबसे अधिक रोजगार क्षमता वाला राज्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो ये बात भी गलत आती मेरे भाई। तो वैसे देखा जाए तो इस हिसाब से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से तीन ऑप्शन ए बी सी सही रहेंगे, सत्य ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, इन चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की को कुल 202 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरा कथन दे रखा कि इस चुनाव में 67.13% मतदान हुआ। तो ये बात यहाँ पर से मेरे भाई आपको सही देखने को मिले। दूसरा बात करते हैं, बिहार की 18वीं विधानसभा में सम्राट चौधरी व आलोक कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बने। ये बात गलत आती है, ए और बी सही है मेरे भाई, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, COP30 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, इसका आयोजन 10 से लेकर 21 नवंबर को पुर्तगाल में किया गया। ये बात साथियों गलत आती है, पुर्तगाल में थोड़ी करता है मेरे भाई, इसका तो आयोजन होता है ब्राज़ील में होता है। कहाँ पर से होगा मेरे भाई, ब्राज़ील के अंदर से इसका आयोजन होता है, थोड़ा सा याद रखना। तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इस सम्मेलन के दौरान वन संरक्षण के लिए 150 अरब डॉलर का फंड जुटाने हेतु उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण हेतु स्थायी सुविधा स्थापित की गई। ये बात साथियों यहाँ पर से मतलब जो COP28 था ना उसमें की गई थी इसकी। तो ये बात भी गलत आती है मेरे भाई, ये किस में थी, COP28 था ना उसमें की गई थी। दूसरा बात करते हैं, COP30 का आयोजन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम वर्क्स कन्वेंशन द्वारा जारी किया गया। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। यहाँ पर से सत्य कथन पूछा गया ना मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1020 मेगावाट की पूना तांगसू उच्च प्रथम जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना भारत और किस किस के मध्य थी मेरे भाई, याद रखना भारत और भूटान के मध्य थी। भारत और भूटान के द्विपक्षीय समझौते के तहत थी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि G20 समिट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस समिट का आयोजन नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह समिट का 20वां संस्करण था, 20वां था, ये 12वां नहीं था मेरे भाई, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी जो थीम थे मेरे भाई उसके बारे में बात हो जाती है, सॉलिडिटी, इक्वलिटी और सेंसिटिविटी रखी गई थी। ये बात भी सही है। ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, इस समिट के दौरान भारत ने अफ्रीका में 1 लाख प्रशिक्षण तैयार करने हेतु G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर पहल लॉन्च की। ये बात गलत आती है, ए और सी सही है मेरे भाई, यहाँ पर से ए और सी लगाओ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात दिनोत्पात से
प्रभावित हुए श्रीलंका को मानवीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन सागर बंधु। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्टिस सूर्यकांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक बात आती है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये हिंदी में शपथ लेने वाले भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, ये बात साथियों गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल है वो 9 फरवरी 2027 तक रहेगा, ये बात सही है। ए और सी सही लगा दो यहाँ पर से, ए और सी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो पहला बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत दे रखा है मेरे भाई तमिलनाडु का, तो ये पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ जिला लखनऊ, ये बात गलत आती है। तो यहाँ पर से बात करते हैं मेरे भाई केवल 3 युग्म है वो सही है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहले बात करते हैं, इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी, बात गलत आती है। इसकी मेजबानी कौन करता है, श्रीलंका और भारत द्वारा की जाती है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए गए, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस प्रतियोगिता का खिताब भारत ने जीता, ये बात भी सही। बी और सी लगा दो मेरे भाई, बी और सी है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देख रखा आपको 28 नवंबर 2025 को नीलगिरी श्रेणी के चौथे स्वदेशी उन्नत स्टीलथ प्रेग्नेंट खालिस्तान का मुंबई में जलावरण किया गया। तो कौन आता है मेरे भाई, याद रखना INS अनारला आता है, नहीं ये बात करते मेरे भाई INS नाम आता है मेरे भाई तारागिरी आता है, तो आर ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पृथ्वी से ये संख्या दे रखी कितने किलोमीटर दूर है, तो इसका मानक रूप आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से उसको पॉइंट हटाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.353 10 की पावर 9 की क्यूब आ जाती है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि अक्स बराबर दे रखा है 2 + √3 दे रखा, तो निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो मेरे भाई एक बार अक्स देखते हैं, दूसरी बार 1/x की अपन वैल्यू निकालते हैं, तो अपने पास में क्या निकल कर आती है, एक परिमेय संख्या निकल कर आती है, ठीक बात आती है। बाद में अगर माइनस का यूज़ करेंगे तो मेरे भाई आपके पास में अपरिमेय संख्या आएगी, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि अगर ये दिखते हैं अपन और इसके साथ में रखते हैं तो यहाँ पर से क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, ये बात गलत आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखने को मिलेगा एक परिमेय और एक अपरिमेय, दोनों को अपन मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में से क्या मिलेगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या देखने को मिलेगी, ये बात भी सही है। A, B और D सही है मेरे भाई, A और B D हमारे बात करें तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए यदि संख्या दे रखी है मेरे भाई ये और 8 से विभाजित है। तो देखो मेरे भाई 8 से विभाजित का नियम ये होता है कि लास्ट के 3 नंबरों को आपको पकड़ लेना है। 6 दे रखा है, स्टार दे रखा है और 2 दे रखा है। जब अपने इसको 8 का भाग देंगे तो अपने पास में उससे पूरा जाना चाहिए। ठीक है, मेन रूप से ये रहता है भाजकता का नियम। अब स्टार की जगह अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर आप 0 रखोगे तो देखो अपने पास में से 0 रखोगे आप, तो यहाँ पर से उसका जो शेषफल कितना रहेगा उसके बारे में बात करें तो 2 रहेगा। दूसरा बात करते हैं, अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरे भाई शेषफल 4 रहता है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर से शेषफल 6 रहता है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर से शेषफल कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यही इसका स्टार की वैल्यू आ जाती है। तो इस स्टार की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पर से 6, 3, 2 आ जाती है। इसमें भाग देकर देख लो, आपके पास में संख्या यही आएगी। इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो 3 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर आपका चौथा तीसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। देखो सवाल दे रखा है 2 की पावर 11 प्लस का 2048 दे रखा है 32, 13, 256 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो मेरे भाई सीधी सी बात करें तो इसका जो अपन इसका वो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 32, 13 और 256 का अपन एलसीएम लेने के बाद में अपन क्या करेंगे साथियों, इसको जोड़ने के बाद में इसका भाग देंगे तो अपने पास में से क्या आएगी 32, 13 और 256 प्रत्येक से विभाजित होगी है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी 2 अंकों की संख्या एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 दे रखा है। ठीक है मेरे, इसके हिसाब से बात करेंगे। जैसे मैंने दहाई का अंक माना मेरे भाई, जैसे A मान लिया, इकाई का अंक मेरे भाई मैंने क्या मान लिया, B मान लिया। अब जो मूल संख्या मेरे पास में निकल कर आई 10A प्लस का B आ जाती है। अब इनको बदलेंगे, बदलने पर मेरे भाई क्या हो जाता है 10B प्लस का A आ जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर से इनका योग देखते हैं जो चीज़ें बोली गई हैं। तो 10A प्लस का B और प्लस का 10B प्लस का A बराबर आपके पास में 110 दे रखा है। जब इसको निकालोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आएगा, 11A और 11B दे रखा है। यहाँ पर से 110 आ जाता है, तो यहाँ पर से A प्लस B बराबर 110 बटा 11 निकाल लिया। तो A प्लस B बराबर मेरे पास कितना आया, यहाँ पर से 10 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। बाद में क्या कहा गया कि अंत का अंतर दे रखा है, A माइनस बी बराबर मेरे पास में से 4 दे रखा है। A माइनस बी बराबर मेरे पास में से 4 दिया गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। बाद में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को आप जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो मेरे भाई A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। B की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो 3 आएगी। संख्या क्या थी, वो संख्या के बारे में बात करें तो मेरे भाई तो वो संख्या थी, देखो यहाँ पर से कितना आएगी 10, ठीक है। A की वैल्यू मेरे भाई 7 आ जाती है और साथ में कितनी थी, 3 थी यहाँ पर से। तो ये तो 70 प्लस का 3 73 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर है मेरे भाई 1146 दे रखा है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 4 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, वो पूछा गया है। अरे मतलब न्यू कह रहा है, कहने का क्या है कि A माइनस बी बराबर अपने पास में से 1146 है, इसको इतना कर दिया ना, तो A बराबर अपने पास में से B गुणा 4 प्लस का 6 कर दो। जब अपन इसको निकालेंगे तो A बराबर 4B प्लस का 6 कर दो, इतना आपने किया। अब यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, जो इसमें ऊपर वाली जो वैल्यू है ना उसमें रख दो मेरे भाई, जो B की वैल्यू आ जाएगी। क्या रखोगे, 4B माइनस का 4B प्लस का 6 रख दिया और साथ में माइनस का B आ गया, और ये 1146 था ही साथ में। B की वैल्यू आराम से निकल कर आ गई। 1100 कितना आ गया मेरे भाई, 6 उधर घट जाएगा तो कितना आ जाता है यहाँ पर से 1140 बटा 3 आ जाता है। B की वैल्यू आई मेरे भाई 380 आई, कितनी आई 380 आई। अब A के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से निकाल सकते हैं 380 और साथ ही प्लस का 6 और कर दो, तो यहाँ पर से कितना आएगा 1526 आएगा। क्या 1526 कहीं पर आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा कि 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 7 से विभाजित हैं, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सीधी सी बात करें, 2, 3 और 7 इनका एलसीएम लोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 42 आएगा। अब साथियों सीधी सी बात है कि 700 में 42 का भाग दे दो तो मेरे भाई कितना आएगा, 16.66 आएगा। मैं इसको 16 मान लेता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं 300, और 300 में 42 का दोबारा से भाग दो तो मेरे भाई 7.14 आएगा, लगभग इसको मैं 7 मान लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, 16 माइनस का 7 बराबर अपने पास में से 9 आएगा। 9 बराबर ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि संख्या दे रखी 441 बटा 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2 दे रखा है। इसके बारे में पूछा गया है मेरे भाई। तो इसमें दशमलव का प्रसार पूछा गया है। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, 441 है तो 441 को 21 गुणा 21 बटा रख दिया मैंने, और 2 की पावर मेरे भाई 2 आ गया, और 5 की पावर 7 आ गया लाला, और 7 की पावर 2 आ गया। ऊपर वाला बात करें तो मेरे भाई 3 की पावर कितना आ गया, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 आ जाता है। बटा बात करें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2 आ गया। इसमें से कुछ कट रहा है, ये काट दो भाई, ये कट गया। अब बाद में मेरे भाई यहाँ पर से बच्चे आपके पास में 9, मतलब कि 3 का स्क्वायर बराबर 9 आ जाता है। और बट्टे बात करें तो मेरे भाई 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 7 आपके पास में से देखने को मिलेगा। और 9 बराबर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 आ जाती है। अब अपने पास में से क्या कंडीशन आ गई, 2 की पावर m गुणा n की पावर 5 की पावर n आ जाती है। अब यहाँ पर से क्या है साथियों, माइनस मतलब कि नेगेटिव में चले गए। अब मतलब इनका पूर्णांक क्या होगा मेरे भाई, m और n की जो है पूर्णांक वैल्यू आपको किस में चली गई, नेगेटिव में चली गई। तो उनका जो दशमलव प्रसार होता है मेरे भाई वो कैसा होता है, याद रखना वो शांत होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प अपनाया गया, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं, राजस्थान को 2028-29 तक साथियों $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, ठीक है। वर्ष से 2047 तक राजस्थान को $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, ये बात भी सही है। सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और स्मार्ट सिटी सहित अवसंरचना का विस्तार करना, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीनों वाला कौन सा है, यहाँ पर से चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का GSDP अनुमानित है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना वो आता है 17.04 लाख करोड़ रुपए आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा।
अब कुछ साथियों के दिमाग में ऐसा सवाल आएगा कि ये पुराना डाटा, तो मेरे भाई मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये आरपीएस ही है, किसी की नहीं, सगी नहीं है। ये सवाल आपको पीछे वाला पूछ लोगे तो आप क्या कलम कर लोगे, आपके एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो तो पुराने वाला भी पढ़ना है और नए वाला, दोनों पढ़कर तैयार रखना है मेरे भाई, अगर आपको थानेदार बनना है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में 2021 से लेकर 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी लगातार बढ़ रही है। ठीक बात आती है। कोविड प्रभावों के बावजूद 2020-21 में राजस्थान की स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में वृद्धि सकारात्मक रही थी। मेरे भाई सकारात्मक थोड़ी थी, नकारात्मक थी। ठीक है, कितनी कमी आई थी वो भी याद रखना, 7.77% आपको देखने को मिली थी, ये कमी आई थी। ठीक है, तो ये बात गलत आती है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। सवाल दे रखा है वित्त वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर जिलेवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मात्रा दृष्टिकोण से शीर्ष 5 जिलों का अवरोही क्रम आपसे पूछा गया। तो अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा किसका था, जयपुर का आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई, ये कट गया, 2 बचते हैं। जयपुर के बाद में किसका था मेरे भाई, अलवर का था। तो यहाँ पर से जयपुर, अलवर, अलवर के बाद में जोधपुर का था, और बाद में साथियों भीलवाड़ा का था। भीलवाड़ा का नहीं था, अजमेर का, अजमेर के बाद में भीलवाड़ा का था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें, स्थिर कीमतों पर 2024-25 में राजस्थान के जीएसडीपी की वृद्धि है मेरे भाई 7.82% रही थी। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी में वृद्धि दर भारत की कुल जीडीपी में वृद्धि दर से अधिक रही है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2024-25 में राजस्थान की जीएसडीपी देश की कुल जीएसडीपी का 5% अधिक अनुमानित है, ये बात साथियों गलत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जिसको अपन बोल सकते हैं जीएफसीएफ, के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं कि यह राजस्थान के जीएसडीपी का 29.45% है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं राजस्थान का अनुमानित जीएफसीएफ 4.48 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीएफसीएफ का सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र विनिर्माण है, ये बात साथियों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं, देखो राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में जीएसवीए अनुमानित आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई कितना बताना है आपको, याद रखना 15.70 लाख करोड़ रुपए बताना, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय एवं उससे वृद्धि दर क्रम से अनुमानित पूछी गई। तो मेरे भाई याद रखना 96,638 रुपये तो आपको प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलेगी, और जो वृद्धि दर है वो 6.88% देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए अवधारणा आधार वर्ष आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना 1999 से 2000 आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित करने वाला सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, तो याद रखना 394.68 आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से उपभोक्ता मूल्य के बारे में बात करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो 1383 आ जाता है। सीपीआई संयुक्त के बारे में बात करते हैं, तो सीपीआई संयुक्त 188.75 आ जाता है, और सीपीआई औद्योगिक बात करें तो मेरे भाई 127.4 आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका डी में चौथा देख लो, डी में तीसरा कौन से में है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में सितंबर 2020 में किन केंद्रों के लिए आधार वर्ष 2016 पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो आपको 3 देखने को मिलेंगे, भीलवाड़ा, अलवर और जयपुर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि स्थिर कीमतों पर जिलेवार प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 जिले आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना अलवर, जयपुर और राजसमंद देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से राष्ट्रीय आय की गणना हेतु सही विकल्प आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर बात करें तो इसका जो सही आंसर आएगा वो जीडीपी बराबर C+I+G+X-M आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में हस्तांतरण भुगतान नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो किस में नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु किया गया भुगतान में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए आय विधि को मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, जीडीपी में विदेशी शुद्ध साधन आय शामिल कर देने से देश की जीएनपी ज्ञात की जा सकती है, बात सही है।
ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्न में से कौन से मद राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए शामिल किए जाते हैं। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें, देखो कौन कौन सा बोनस दे रखा है। ठीक है, दूसरा दे रखा ग्रेचुइटी, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया, ये बात भी ठीक है। तो चारों ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर बात करें तो आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा अधिक विस्तृत अवधारणा। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के साथ देश की निर्धनता तथा बेरोजगारी घटनी चाहिए, बात गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा आता है आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के में प्रगतिशील परिवर्तन को दर्शाता है, बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं यह जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को प्रतिबंधित करता है, बात भी गलत आती है। तो दोनों ही गलत है मेरे भाई, तो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर सवाल दे रखा है आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति के तत्व के रूप में निम्न में से कौन से उपाय अपनाती है। तो मेरे भाई याद रखना, एक तो रेपो रेट में कमी करना, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई बैंक दर में कमी करना। आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ों को अपनाती है इसमें से, तो यहाँ पर से ए और सी लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR SLR RR बैंक दर तथा RRR की दरों में वृद्धि करने पर आपको पूछा गया है। देखो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा, जो व्यापारिक बैंक है उनकी साख सर्जन घट जाती है, क्षमता घट जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन से साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय हैं वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें रेपो रेट आ जाता है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से SLR आ जाता है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से SDF आ जाता है। तो A D और E लगा दो, ADE ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रहेगा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात करें आधार कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन के बारे में पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, देख थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ये ला भाई, थोड़ा सा और हो जाए भाई, ये लो। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से नहीं, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध उत्पाद कर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से ए में तीसरा आ जाता है। दूसरा बात करते हैं स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर से मौद्रिक वाला आ जाता है, ये लो है। दूसरा बात करते हैं साधन लागत पर सकल मूल्यवर्धन के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अप्रत्यक्ष वाला मिल जाएगा, अप्रत्यक्ष कर, ये लो। और एक लास्ट का बच्चा था तो इसको इसमें मैच करवा दो। तो यहाँ पर से ए में तीसरा है, ठीक है, और बी में पहला है, ए में तीसरा बी में पहला, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए निम्न कथन दिए गए हैं उसके बारे में अपने को देखना है और सही कथन बताना है। तो पहला कथन दे रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की अनुसूची 2 में शामिल किए गए बैंकिंग अनुसूचित जो बैंक कहलाए, ये बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा कि रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2026 तक लक्षित मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4+-2% रखा गया है, बात भी गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा कि भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो मेरे भाई याद रखना वो किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नैनो रोबोट और नेटवर्किंग का विकास नैनो तकनीक की कौन सी पीढ़ी में की हुआ। तो मेरे भाई कौन सी में होता है, तीसरी पीढ़ी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नैनो कण कितने डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है। तो मेरे भाई याद रखना -60 dB तक सुन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रखा कि क्वांटम डॉट्स के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि यह चुंबकीय पदार्थों के अर्धचालकों के क्रिस्टलीय नैनो कण होते हैं, ठीक बात आती है। इनका जो आकार है 20 nm से लेकर 100 nm तक होता है, ये बात गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें चुंबकीय आघूर्णों की क्षमता पाई जाती है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं इनका आकार RBC की अपेक्षा 20 गुना बड़ा होता है, ये बात गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका ए और सी सही है। कौन से में है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से
किस नैनो तकनीक के माध्यम से डीएनए और आरएनए अणुओं का विश्लेषण किया जाता है? तो याद रखना मेरे भाई वो आता है नैनोपोर प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फुलरीन की संरचना में कितने षटभुज होते हैं? तो मेरे भाई याद रखना 20 षटभुज आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न कथनों पर आपको विचार करना, सत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि द्विमीय नैनो पदार्थों की 2 विमाएँ नैनो स्केल की रेंज में होती हैं, यह बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं क्वांटम स्टेप एक विमीय नैनो पदार्थ है, ये बात सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से कौन सा नैनो पदार्थ है, यहाँ पर से एल्यूमिनो सिलिकेट्स का खनिज है तथा जिसका उपयोग जल शोधक और तेल शोधक में किया जाता है। तो मेरे भाई वो किसका होता है? याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा? जियोलाइट। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो वो आपसे पूछा गया है, वो जाता है नेड्रियन सीमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा। पहला बात करते हैं कि इसकी शुरुआत 2015 में 4500 करोड़ रुपए के बजट में प्रीवे के रूप में के साथ की गई, ठीक है। अगस्त 2025 तक इसके अंतर्गत 40 यहाँ पर से दे रखा है पेटाक्लॉप की कुल कंप्यूटिंग क्षमता वाले 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं, बात सही है। दूसरा बात करते हैं इस मिशन के अंतर्गत मिशन को वर्तमान में 31 दिसंबर 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया, बात भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज हेलो का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना विंडोज जो डिवाइस को साइन इन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया। चैट जीपीटी ओपन एआई है, ठीक है, जेमिनी गूगल का है, क्लाउड ये है एंड्रॉइड का जाता है, यहाँ पर से ग्रोक मेरे भाई ये तो आपको मेटा का थोड़ी देखने को मिलेगा, तो किसका मिलेगा? ये एक्स का मिलेगा, ट्विटर का। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों, नेक्स्ट सवाल रखा है निम्न मेमोरी का उनकी गति के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले बात करें गति के आधार पर साथियों, बड़े मतलब जिनकी स्पीड कम होती है उसके हिसाब से अपन को बताना है। एसडीडी आ जाता है, ठीक है। एसडीडी के बाद में साथियों कौन सा आएगा? एसडीडी, रैम, कैच और रजिस्टर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रारंभ किया गया था? तो वो याद रखना दूसरी पीढ़ी में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग युक्ति न केवल अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है बल्कि उसे परिष्कृत करके आगे भेजता है? तो मेरे भाई वो कौन सा है? याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राउटर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं विश्व के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4008 है, जिसे डेक होप द्वारा विकसित किया गया था, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति है, जिसे 2018 में याद रखना IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया था, यह बात एकदम सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, बी कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय हस्तांतरण कर प्रांतीय विषयों की सूची में उल्लेखित हैं, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं धार्मिक और धर्मास्तर बंदोबस्ती, ठीक है। दूसरा बात करते हैं औद्योगिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा सहित उद्योगों का विकास, ठीक है। ब्रिटिश भारत में तीर्थ यात्रा, ये बात भी सही है। ABC तीनों सही है मेरे भाई यहाँ पर से। ऑप्शन नंबर आप कौन सा है? ABC, ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था या प्रतिस्थापित या फिर किया गया था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से जोड़े गए थे। तो देखो मेरे भाई सबसे पहले बात करें 15(4) जोड़ा गया था। दूसरा बात करें 19(2) जोड़ा गया था। तीसरा बात करते हैं 31(क) जोड़ा गया था, ठीक है। और एक आता है 31(ख) जोड़ा गया था, यही जोड़े गए थे। तो यहाँ पर से कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है मेरे भाई। पहला दे रखे हैं कि किसी प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं यदि गवर्नर जनरल किसी प्रांत के गवर्नर जनरल की रिपोर्ट प्राप्त करके पर संतुष्ट है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई हो जिसमें से प्रांत की सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही सकती तो इस उद्घोषणा द्वारा सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, यह बात भी यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। तो दोनों गलत है मेरे भाई, तो यहाँ पर से दोनों गलत लगाओगे तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से बात करें इसका जो सही आंसर रहेगा, इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई,
नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है, 90 का सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल हो, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकारों को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो उन्हें इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा किसका, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे सवाल पूछती है अब पॉलिटी के अंदर से आरपीएससी, याद रखना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों का संबंध बताना कर, ठीक है। तो यहाँ पर से बात करें तो पहला बात करते हैं कि यह माउंटेन चेसबोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडवर्ड चार्ल्स माउंटिंग और लॉर्ड चेसबोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार किया, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है यहाँ पर से, महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने को अयोग्य करार दिया गया था, ये बात गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा है कि दस्तावेज का एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें से 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम को कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था, यह बात भी सही है। तो ए बी और डी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसंस्थात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। तो कौन सा आता है मेरे भाई, बॉम्बे, बंगाल, बिहार। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, याद रखना। देखो यहाँ पर से पहला बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों को विधायी शक्तियाँ केंद्र के प्रत्यारोपण द्वारा प्राप्त हुई, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर संघ सूची राज्य सूची के बारे में बात की, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो यहाँ पर से क्या रखा है कि इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रधान, ये बात भी गलत आती है। ओनली ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत स्वतंत्रता का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में नहीं दिया गया था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं, प्रारूप समिति ने संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान को प्रारूप का अपना संस्करण तैयार किया जिसे इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपी थी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो संविधान सभा का 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ, जब संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान अंततः पारित हुआ था, ये बात भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित शब्द बंधुता का संबंध निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। दूसरा बात करें राष्ट्र की एकता, दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति बनाने जाने के बारे में प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, नाम आता है JB कृपलानी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट और लास्ट सवाल बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं कि कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का संबंध संपदा शुल्क है वो संघ सूची में रखा गया था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मादक द्रव्य का उत्पाद के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा राज्य सूची में देखने को मिलेगा। विवाह और विवाह विच्छेद के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, मेन रूप से बात की जाए वो आपको देखने को मिलेगा समवर्ती सूची में। दूसरा बात करते हैं नगरीय निर्धनता उन्मूलन, तो ये 12वीं सूची में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से मेरे भाई ए में चौथा है, ए में चौथा, तो यहाँ पर से 2-3 में आ रखा है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा मेरे भाई। तो ये था मेरे भाई आपका जो माइनर टेस्ट 6 था उसका एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।